हाय गाइस व्हाट्सएप होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस, पॉजिटिविटी और एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल चेंजेस। इट मीन्स कि डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो, हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आए, या हमारे फिज़िकल या इकोनॉमिकल एसेट्स की इंक्रीमेंट हो। ये हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस एज पर द डिफरेंट पीपल एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट गोल्स। यानी कि डेवलपमेंट से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरतें अलग है, हर इंसान के गोल्स अलग हैं। तो अगर किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसकी टोटल इनकम बढ़ेगी, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। हर इंसान के लिए डेवलपमेंट अपने नज़रिए से अलग अलग है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल गरीब के लिए डेवलपमेंट होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, उसकी नीड्स फुलफ़िल हो सके, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। कोई अमीर इंसान है, और मान लो उसके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो सकता है, उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएँ तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। तो हर इंसान पे वेरी करता है डेवलपमेंट, किसी किस चीज़ के लिए क्या डेवलपमेंट है तो किसी के लिए क्या डेवलपमेंट है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स। तो डेवलपमेंट का मेन गोल यही नहीं है कि हमारी इनकम में इंक्रीमेंट हो। बहुत सारे ऐसे गोल हैं, अगर वो फुलफ़िल हो रहे हैं तो वो भी माना जाएगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों के मेन मोटो होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें ताकि अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें। तो कंपनीज़ उन्हें उनके काम के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देती है। बट सिर्फ मॉनेटरी सक्सेस ही उन मेन मोटो नहीं है डेवलपमेंट का। अदर नॉन मटेरियल थिंग्स जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, वर्किंग कल्चर, ये भी एम्प्लॉयज़ के लिए मैटर करता है। तो यानी कि ये भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब मान लो किसी जगह पर खूब सारे पैसे मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी है, बट वहाँ का वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं है, वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है, आप एक ही जगह बैठ के काम कर सकते हो, ऑफिस में कहीं जा नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो वहाँ क्या इंसान का बिल्कुल काम करने का मन नहीं लगेगा, तो वो फ्री नहीं है वहाँ पर। तो ये उसके कई सारे इमोशनली उसको वीक कर रहा है। तो ये वहाँ पर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, इसको इस तरीके से माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही बात फिर से लागू हो सकती है कि किसी को यही सब चाहिए हो, मेनली उसके लिए मेन इनकम हो, मेन इनकम मैटर करती है उसके लिए, तो उसके लिए यही डेवलपमेंट है। यानी ये पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट वेरी करता है। किसी के लिए सैलरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो किसी के लिए नॉन मटेरियल थिंग्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे जॉब सिक्योरिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी और अदर एस्पेक्ट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो डेवलपमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके, उस नेशन के लोगों का रहने का तरीका अपग्रेड हो सके, इम्प्रूव हो सके, ये नेशनल डेवलपमेंट में आता है। अब आखिर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा कैसे? इसके भी कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे फैक्टर्स पे ये बात डिपेंड करती है। जैसे कि वहाँ की पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज़ होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, यानी कि हर इंसान की जो इनकम है वहाँ की इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। उस कंट्री की जीडीपी अच्छी होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। वहाँ लिटरेसी रेट अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। वहाँ की हेल्थ रेट अच्छी होगी और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइड हो रही होंगी उस कंट्री में, तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा तो वो नेशन डेवलप्ड नेशन माना जाएगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए मैटर करते हैं किसी भी कंट्री के सिटीजन्स का। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यानी कि हम अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग स्टेट्स को कैसे कंपेयर करें कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है और कौन सी अंडर डेवलप्ड है। इसके लिए हम पर कैपिटा इनकम का यूज़ कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी नहीं है।
अब बात आती है पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम होती है पर हेड इनकम, यानी वहाँ का एक सिटीजन ऑन एन एवरेज बेसिस पे कितना अर्न कर लेता है, ये होती है हमारी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। मान लो दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए के सिटीज़न की पर कैपिटा इनकम है 5,000 रुपीज़ और कंट्री बी के सिटीज़न की पर कैपिटा इनकम है 7,000 रुपीज़। तो हम इससे ईजिली पता लगा सकते हैं कि जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है वो कंट्री डेवलप्ड है। बट हम लोग नेशनल इनकम को के बेसिस पर कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम कौन सी क्या इनकम होती है कि वहाँ के रहने वाले सभी रेसिडेंट्स की टोटल इनकम। अब मान लो कंट्री ए में 100 रेसिडेंट्स रह रहे हैं, कंट्री ए में 100 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ की पर कैपिटा इनकम क्या थी 5,000 थी, तो वहाँ की नेशनल इनकम क्या हो गई 5 लाख हो, बिकॉज 5,000 इंटू 100 पीपल इज इक्वल्स टू 5 लाख। और कंट्री बी की पर कैपिटा इनकम क्या थी 7,000 थी, जो कि कंट्री ए से ज़्यादा थी। बट वहाँ के नंबर ऑफ सिटीजन्स क्या मान लेते हैं हम लोग 50 मान लेते हैं, तो वहाँ पर नेशनल इनकम क्या हो गई 50 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 3,50,000। इसके अकॉर्डिंग कंट्री बी की नेशनल इनकम 3,50,000 हो गई और कंट्री ए की नेशनल इनकम 5 लाख हो गई। अब ऐसे हम कंपेयर करेंगे तो कंट्री ए के पास ज़्यादा इनकम है, बट ये गलत तरीका है क्योंकि वहाँ की पर कैपिटा इनकम लो है। कंट्री ए की पर कैपिटा इनकम 5,000 है और कंट्री बी की पर कैपिटा इनकम हाई है जो कि 7,000 है। ये सिर्फ पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेशन के साइज़ की वजह से डिफरेंस आया है, तो इसलिए हम नेशनल इनकम को कंसिडर नहीं करते हैं, पर कैपिटा इनकम को कंसिडर करते हैं। जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है यानी पर हेड इनकम ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा खुश होंगे, वहाँ के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा हाई होगा और वो कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ मॉनेटरी थिंग्स ही मैटर नहीं करती, अदर थिंग्स भी हैं, अदर नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये भी मैटर करता है किसी इंसान को डेवलप्ड मानने के लिए, किसी कंट्री को डेवलप्ड मानने के लिए या किसी स्टेट को डेवलप्ड मानने के लिए। तो हमने इंडिविजुअल बेसिस पे तो पढ़ लिया था कि हाँ एक इंसान के लिए मॉनेटरी थिंग्स भी मैटर करती हैं फॉर हिज और हर डेवलपमेंट, और नॉन मॉनेटरी थिंग्स जैसे कि फ्रीडम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, वर्किंग कल्चर हो गया, और भी अदर जो चीज़ें हैं वो भी मैटर करती हैं टू कंसिडर हिमसेल्फ और हर सेल्फ एज अ डेवलप्ड पर्सन और अंडर डेवलप्ड पर्सन। अब हम यही चीज़ स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो यहाँ पर गिवन है 2015 एंड 16 की पर कैपिटा इनकम ऑफ 3 स्टेट्स, दैट इज़ हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम थी 1,62,034 रुपीज़। केरला की पर कैपिटा इनकम थी 1,40,190 रुपीज़ एंड बिहार की पर कैपिटा इनकम थी 31,454 रुपीज़। अब अगर सिर्फ मॉनेटरी थिंग्स ही मैटर करती तो इसके अकॉर्डिंग हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट होता, बट ऐसा नहीं है। नॉन मटेरियल थिंग्स भी मैटर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल बेसिस पे वो नॉन मटेरियल थिंग्स थी फ्रीडम, सिक्योरिटी, वर्किंग कल्चर, रिस्पेक्ट। अब कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉन मटेरियल थिंग्स क्या क्या हो गई, वहाँ की लिटरेसी रेट हो गई, वहाँ का हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, वहाँ के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, वहाँ का नेट अटेंडेंसी रेशियो हो गया, ये सब भी मैटर करता है। मान लो लिटरेसी रेट यानी वहाँ कितने लोग पढ़े हुए हैं। अब हरियाणा और केरला का कंपैरिजन करें तो केरला में ज़्यादा लिटरेट पीपल हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। नेट अटेंडेंसी रेशियो भी केरला में ज़्यादा है कि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा स्कूल अटेंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी 1 ईयर से पहले ही डेथ हो जाए उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और ये किस प्रपोर्शन में देखते हैं, 1000 लाइव बर्थ के प्रपोर्शन में हम लोग इसको देखते हैं। तो जहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा वो कंट्री
अंडर डेवलप्ड होगी, और जहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा वो कंट्री मोर डेवलप्ड मानी जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा केरला है वो मोर डेवलप्ड है इन तीनों स्टेट्स में, क्योंकि बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इसके थ्रू हमें पता चला कि स्टेट और कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या नॉन मटेरियल फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए मैटर करते हैं अदर देन पर कैपिटा इनकम। पब्लिक फैसिलिटीज़। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़ हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फॉर आवर वेलफेयर, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हॉल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम। ये सारी क्या है, हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ है जो गवर्नमेंट कॉमन मैन को प्रोवाइड करती है, क्योंकि हम हर चीज़ तो पैसे से नहीं खरीद सकते। हर कोई इतना पैसे वाला नहीं होता कि सारी फैसिलिटीज़ सब कुछ अपने पास खरीद सके, और चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकता। तो ये सब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। तो ये हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंडर आती हैं। अब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हरियाणा क्या की पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू केरला, बट केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है बिकॉज ऑफ प्रॉपर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, वहाँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, तो इसलिए वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। बल्कि हरियाणा में लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं लेकिन वहाँ पे पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छे से प्रोवाइडेड नहीं है, तो वहाँ पे ये अदर फैक्टर्स थे या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो वहाँ पे हाई था। तो ये अदर फैक्टर्स या लाइक पब्लिक फैसिलिटीज़ भी मैटर करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट, ऑफ अ कंट्री और ऑफ अ इंडिविजुअल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसे कि हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट में भी हमारी ग्रोथ हो, हमारी जो ज़रूरतें, हमारी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हों, प्लस हमारी इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो, और प्लस हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको भी इन रिसोर्सेज का फ़ायदा मिल सके, वो भी ये रिसोर्सेज यूज़ कर सके। हमें इस तरीके से इन रिसोर्सेज को अपने यूटिलाइजेशन में लेके आएँ। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें सभी रिसोर्सेज एक प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर क्वांटिटी में यूज़ करने पड़ेंगे, प्रॉपर वे में यूज़ करने पड़ेंगे, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन को भी मिल सके और हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। तो हमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्राउंड वाटर है, अब हमें उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, बहुत प्रॉपर वे में यूज़ करना है, एक फाइनाइट क्वांटिटी में यूज़ करना है, क्योंकि ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश होने में, दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम उसे इनफाइनाइट क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, बिना वजह यूज़ करेंगे, तो वो क्या वेस्ट होगा और आगे आने वाली जनरेशन को वाटर स्कैसिटी फेस करनी पड़ सकती है। बल्कि हमें आज के दिनों में ही वाटर स्कैसिटी कितनी फेस करनी पड़ रही है। तो इसीलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू सभी रिसोर्सेज को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर अमाउंट में यूज़ करना है फॉर आर वेलफेयर। तो जो भी इस डेवलपमेंट वाले चैप्टर में टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आप सबको ये समझ आए होंगे। बीच बीच में कुछ टर्म्स आए थे, हम उनकी डेफिनेशंस, उनके मीनिंग भी अभी जान लेते हैं। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु डाइज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ proportion ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी कि वो बच्चे जो 1 साल की एज से पहले ही जिनकी डेथ हो गई है, अब उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे कि जो 1000 लाइव बच्चे उस ईयर में बॉर्न हुए हैं उनसे हम लोग उनका कंपैरिजन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उस प्रपोर्शन में हम लोग ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट निकालते हैं। लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मेजर्स द proportion ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। यानी कि 7 साल से बड़े लोग जो हैं, जो बड़े बच्चे हैं या और भी बड़े लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं। जितने ज़्यादा लोग लिखना पढ़ना जानते हैं 7 साल से अबव एज के, उतने ही ज़्यादा उस स्टेट को, उस कंट्री को लिटरेट माना जाएगा, वहाँ का लिटरेसी रेट उतना ही अच्छा होगा। नेट अटेंडेंसी रेशियो।
Net attendancy ratio is the total number of children of the age group 14 and 15 years who attending school as a percentage of total number of children in the same age group. यानी कि 14-15 वाले एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उनकी स्कूल में अटेंडेंस क्या है, ये हम लोग उस एज ग्रुप के सभी बच्चों की परसेंटेज निकाल के उससे डिवाइड देकर ये निकालते हैं। ये हमारा होता है नेट अटेंडेंसी रेशियो। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, let me know in the comment section. And if you like the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon to get the notification of the upcoming videos. तब तक के लिए stay safe. Bye bye.